ये बुक भी गलत करते हैं जिससे डायरेक्ट फोन आवाज ऑन कर दिए, स्टार्ट कर दिए। हाँ स्टार्ट कर दीजिए। हाँ भाई बच्चों इधर देखो, तो हम लोग चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक प्लानिंग सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स में ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे जो यहाँ पर डिस्कशन होंगे। पहले नंबर पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है भाई, हमारे कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं है ना, उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल किया जाए या यूज किया जाए कि जो नेशनल गोल्स या नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो मेनली क्या है कि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, रिसोर्सेज। तो एक एक्शन प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करना कि कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में उनको यूज किया जाए सो दैट कि जो हमारा जो गोल है, कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। अब कंट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो नेशनल प्रायोरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सिंपल सी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर या इन नेशनल प्रायोरिटी। राष्ट्र की प्राथमिकता के हिसाब से अगर कंट्री के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए जो प्लान हम बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड, और प्लानिंग का मतलब प्लान करना। क्या प्लान कर रहे हैं, हाउ टू यूटिलाइज कंट्रीज रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू अचीव द और ठीक है, टू अचीव द कंट्रीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड बी द गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग में गोल होने क्यों चाहिए। तो गोल का मतलब क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। कोई भी प्लान अगर उससे जिसका गोल नहीं है तो प्लानिंग क्या है, उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को डायरेक्शन देने के लिए, क्या देने के लिए, गोल सेट करना बड़ा जरूरी है। तो इसमें आप ये हाईलाइट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड बी द गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल क्यों होने चाहिए, तो टू गिव द डायरेक्शन टू द प्लानिंग, ठीक है, या टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द इकोनॉमिक प्लानिंग देयर मस्ट बी द गोल। क्या होने चाहिए, गोल। ठीक है, गोल है क्या, गोल आर द एंड पॉइंट, गोल आर द एंड पॉइंट्स व्हिच शुड बी अचीव्ड ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लान। क्लियर हो गया? तो इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, व्हाई शुड बी द गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसके बाद जो अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देयर आर 4 ठीक है मेजर गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जिसमें पहले नंबर पे क्या है, जीडीपी ग्रोथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ, आकाश बताएंगे, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रोथ का मतलब पहले से बढ़ना। मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट से ये कैसे पता चलेगा ग्रोथ हुई। जीडीपी ग्रोथ का मतलब बड़ा सिंपल है, जीडीपी का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर पहले से ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, अगर इस साल उससे ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जीडीपी ग्रोथ हो रही है ना। अब जरूरी है भाई जीडीपी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो भी नई पॉपुलेशन आ रही है उसको गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा चाहिए, यानी कि पर हेड अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पर हेड अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ेगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ इज द मेन या प्राइम ऑब्जेक्टिव या सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर हो गया? तो बाय इंक्रीजिंग द जीडीपी ग्रोथ नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज, नेशनल इनकम को बढ़ाया जा सकता है और पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज किया जा सकता है। तो सिंपली जीडीपी ग्रोथ मींस increasing the output of goods and services so that per head availability of goods and services can be increased, per person जो goods और services की जो availability है वो पहले से बढ़ जाए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मॉडर्नाइजेशन। सेकंड नंबर पे क्या है, मॉडर्नाइजेशन। So how can be the GDP increased?
जीडीपी कैसे बढ़ाएंगे आप? जीडीपी बढ़ाने के दो तरीके हैं, मॉडर्न टेक्निक्स। आइदर रिसोर्स बेस इन द इकोनॉमी मस्ट बी इंक्रीज। भाई जीडीपी अगर बढ़ाना है तो या तो रिसोर्सेज बढ़ाए हैं, क्या बढ़ाए हैं? रिसोर्सेज। और अगर आप रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं कर सकते तो फिर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन किए जा रहे हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले से ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में पहले, ठीक है, कंजप्शन में जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल होता था, जिसको बोलते थे हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। पहले हल चलता था खेत में, चलता था ना हल, और खेती कैसे होती थी? ट्रैक्टर की जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, यानी कि कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स यूज होते थे एग्रीकल्चर में। फावड़ा यूज होता था, है ना, खुरपी का इस्तेमाल होता था, या कल्टीवेटर्स थे, ट्रैक्टर्स थे, नहीं थे। तो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ, यानी कि मैकेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? जिसको हिंदी में बोलते हैं मशीनीकरण। क्या हो गया भाई? मशीनीकरण। तो दूसरे नंबर पे मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में क्या हुआ? HYP सीड्स, यानी कि मॉडर्न, जिसको बोलते हैं ना साइंटिफिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी गई। क्लियर हो गया? तो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन होने से क्या बेनिफिट हुआ? कुछ फायदा हुआ या नुकसान हो बढ़ गया? गया। प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और टोटल आउटपुट एग्रीकल्चर में बढ़ गया। क्लियर हो गया? तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर आपको टोटल आउटपुट इंक्रीज करना है तो देयर आर टू वेज। आइदर यू शुड इंक्रीज द रिसोर्स बेस, हाईलाइट क्या करना है? आइदर वी शुड इंक्रीज द रिसोर्स बेसिस इन द इकोनॉमी, यानी कि पहले से ज्यादा लैंड हो हमारे पास, पहले से ज्यादा मशीन्स हो, पहले से ज्यादा इक्विपमेंट्स हो, मटेरियल पहले से ज्यादा इस्तेमाल करें, मैन पावर का इस्तेमाल पहले से ज्यादा हो, या फिर उसके साथ साथ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी को लगातार नई टेक्नोलॉजी से इंप्रूव किया या अपडेट किया जाए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में मॉडर्नाइजेशन को सेकंड ऑब्जेक्टिव बनाया गया। मॉडर्नाइजेशन होने से जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और वेलफेयर इंक्रीज होता है। थर्ड नंबर पे क्या है? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये these are also the two ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है जो एक ही में ही है, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ? सेल्फ का मतलब अपने ऊपर या अपना, और रिलायंस का मतलब निर्भर होना। रिलायंस मींस निर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि हमारे कंट्री में जो भी हमें इनपुट्स चाहिए, क्या चाहिए भाई? इनपुट्स। तो वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट, उनके लिए हमें फॉरेन इंपोर्ट्स पे ना डिपेंड होना पड़े। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए या जो भी इनपुट्स चाहिए उसके लिए फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम की जाए, और मैक्सिमम ऐसे कैपिटल गुड्स या ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिनको इंडिया में कंज्यूम करना है, जिनका इस्तेमाल होना है, उनको अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? सेल्फ रिलायंस। एक इसका सेकेंडरी मीनिंग ये भी है कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे को चाहिए कंट्री में, तो वो हमारे ही कंट्री में हो, उसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड ना होना पड़े या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे डिपेंड ना होना पड़े। इसको क्या बोल देते हैं? सेल्फ रिलायंस। क्लियर हो गया? तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? सेल्फ, आप रिलायंस का मतलब निर्भरता, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमारे को रिक्वायर्ड है कंट्री में उनको खुद हम अपने कंट्री पे प्रोड्यूस करें, खुद अपने कंट्री में बनाया जाए, बाहर अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंसी ना हो, या हो तो मिनिमाइज करना। तो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी आई थी ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, जिसको बोला गया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, IPR 1956 में। तो उसमें सेल्फ, ठीक है, सेल्फ रिलायंस पे फोकस बढ़ाया गया था, यानी कि ऐसे गुड्स जो लार्जली बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे थे उनको अपने कंट्री पे बनाने पे पॉइंट आउट किया गया, फोकस किया गया कि ऐसे गुड्स जो बाहर से लिए जा रहे हैं, बाहर से मंगाए जा रहे हैं, तो उनको अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे इंपोर्ट कम से कम करना पड़े, ठीक है भाई। तो उसके बाद में आता है आपका सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे जो पॉइंट यूज किया गया है वो मेनली एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जनरली क्या होता था कि पहले हमें ज्यादातर जो भी क्रॉप्स थी, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स थे, जैसे पल्सेस हो गए, ग्रेन्स हो गए, उनका इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। ऑन एन एवरेज 50% फूड ग्रेन्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट को खत्म करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग में गोल डिसाइड किया गया सेल्फ सफिशिएंसी। क्लियर हो गया? तो
तो एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो भी फूड ग्रेन्स हैं या पल्सेस हैं हमें उनका इंपोर्ट ना करना पड़े और हमारा प्रोडक्शन इतना हो एग्रीकल्चर का कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और हमारे पास इवन मार्केटेबल सरप्लस आ जाए। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? मार्केट में बेचने के लिए मार्केटेबल सरप्लस का मतलब बड़ा सिंपल है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ज्यादा है और डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या है, कम है, तो इट विल रिजल्ट इन एग्रीकल्चर सरप्लस। तो आज की डेट में हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सरप्लस है या नहीं है? तो ये सेल्फ सफिशिएंसी के गोल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन, ठीक है, रिचर एंड पुअर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन नॉट बी इक्वल। इक्विटी डजंट मींस इक्वल। इक्विटी का मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब समझ में आ रहा है? बराबर बराबर। तो जो नेशनल इनकम इकोनॉमी की है क्या आप उसको बराबर बराबर बांट सकते हैं? नहीं। डॉक्टर और लेबर की इनकम बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो रिच और जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इसके बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके गैप को मिनिमाइज करना, थोड़ा कम करना। जो बहुत ज्यादा अनइक्वल गैप है इसको थोड़ा सा कम करना, नैरो करना, ये ऑब्जेक्टिव क्या कहलाता है? इक्विटी। क्या कहलाता है? इक्विटी। क्लियर हो गया? तो इकोनॉमिक प्लानिंग में फोकस किया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग में बेसिकली जो मेन कंसंट्रेशन था वो क्या था कि इस तरीके से पॉलिसीज आगे चल के प्लानिंग की जाए इकोनॉमी में कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से लेस अनइक्वल हो जाए और रिचर और पुअर के बीच की गल्फ को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो ड्यूरिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग आपने देखा होगा अलग अलग प्लानिंग पीरियड में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए नहीं हुए? जिसमें कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे जैसे फॉर एग्जांपल लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया? क्या था लैंड सीलिंग एक्ट? हाँ, मतलब एक पर पर्सन एक मैक्सिमम लैंड की कैपेसिटी या क्वांटिटी डिसाइड कर दी गई। इससे ज्यादा जो लैंड थी वो, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसको दे दी? लैंडलेस लेबर्स को। यानी कि जमींदारी सिस्टम को डायरेक्टली बोले तो जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, है ना। तो इससे कुछ हद तक हेल्प मिली कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लेस अनइक्वल किया जा सके। भाई गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया? क्यों लैंड सीलिंग एक्ट लेके आई? जिससे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो पहले से लेस अनइक्वल हो जाए। क्लियर हो गया? तो यानी कि अलग अलग इकोनॉमिक पीरियड में जो भी प्लान लाए गए, 5 ईयर प्लान जो भी आए, तो उसमें इस तरीके के प्लान बनाए गए कि जो इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको मिनिमाइज किया जा सके। वो खत्म नहीं कर सकते आप, बट ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज करना है। इसको कहते हैं इक्विटी। तो ये चार जो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर, हो सकता है चारों पूछ दिए जाए। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है आपका गेन्स और सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में आई तो उससे सक्सेस क्या हुई, यानी कि उसके एडवांटेजेस या उसके बेनिफिट्स क्या थे। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो है वो गेन लिखे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की या सक्सेस, जो आपको यहाँ नोट करके जाना है, क्योंकि बुक्स में एज इट इज शायद आपको ना मिले, ढूंढना पड़े। यहाँ सातों के सातों पॉइंट एक साथ मिल रहा है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो अर्लियर टू प्लानिंग पीरियड से पहले हमारी जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट था वो कितना था? 0.5%। और ड्यूरिंग द इकोनॉमिक पीरियड हमारा जो एवरेज नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो कितना है? 5%। ये एवरेज है थ्रू आउट द इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड। एवरेज जीडीपी ग्रोथ कितना है? अप टू 1991 जनवरी कितना है? 5%। क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं 0.5% से जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है वो कहां तक आ गया? 5%। तो ये पहला फायदा हुआ। ठीक है। दूसरे नंबर पे राइज इन पर कैपिटा इनकम। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड जो अर्लियर टू पोस्ट प्लानिंग पीरियड, यानी कि प्लानिंग पीरियड से पहले, तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज ओनली 0.5% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अभी ये पर एनम का ग्रोथ रेट कितना है? 2.9% पर एनम। ये डेटा आपको दिमाग में रखना है। तो हाउ मच इज द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट? 2.9% पर एनम, यानी कि हर साल 2.9% के रेट से ऑन एन एवरेज जो है हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है। थर्ड बेनिफिट क्या हुआ? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल राइज। अब इसमें डाटा आप लिखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सेविंग का जो रेट है, वो जो इन्वेस्टमेंट का रेट है, वो काफी बढ़ गया पहले से। ठीक है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट।
जितना ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ता है उतना ही ज्यादा जीडीपी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सेविंग्स लोगों की बढ़ेगी, ठीक है, उस हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा, तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। लेवल ऑफ आउटपुट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है? लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। फोर्थ गेन क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। सबसे मेन पॉइंट जो आपको हाईलाइट करना है वो ये है 2.8% पर एनम। ये क्या है? ये है पर एनम ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो किस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 2.8% पर एनम। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस रेट से इंक्रीज होता रहा? 2.8% पर एनम। क्लियर हो गया? और एग्रीकल्चर में जो इंस्टीट्यूशनल और जो टेक्निकल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, टेक्निकल चेंजेस हुए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एग्रेरियन रिफॉर्म्स सिलेबस में है। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है वो कितने हैं आपके सिलेबस में? मेनली तो अभी दो ही हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिनको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं? कंसोलिडेटेड ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में लैंड सेलिंग, जिसको बोलते हैं सेलिंग ऑफ लैंड। उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब क्या है? ये है आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। उसके बाद में आता है आपका टेक्निकल चेंजेस या टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में भी प्लानिंग पीरियड में ही सारे के सारे हुए हैं, ठीक है, मिड ऑफ 60 से मिड ऑफ 70 और मिड ऑफ 70 से मिड ऑफ 80। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, है ना। उसके बाद में यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्मिंग। तो ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से पर एनम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है? 2.8% पर एनम ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। या हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग the planning period there has been a significant growth and diversification of industries in India। तो मेनली हम बात करेंगे सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट आई, ग्रोथ हुई, क्या हुई? ग्रोथ। अब जो अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था, तो प्री प्लानिंग पीरियड जो है, ठीक है, प्री का मतलब पहले, प्लानिंग पीरियड मतलब प्लानिंग पीरियड से पहले, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। Agriculture was the main contributor, या primary sector was the main contributor in total GDP of the country। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला भी कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी। हालांकि आज भी है, बट अभी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर पे सबसे कम है। क्लियर हो गया? और सबसे ज्यादा पीछे जो सेक्टर था वो कौन सा था? सेकेंडरी, ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर पे टर्सरी, देन फॉलोड बाय सेकेंडरी। अब यहाँ पे ग्रोथ हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुई। हुआ क्या कि पब्लिक सेक्टर को रिस्पांसिबिलिटी दी गई हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की। इंडस्ट्रीज का 3 टियर क्लासिफिकेशन कर दिया गया था आईपीआर 1956 में, यानी कि सेकंड प्लानिंग पीरियड में ही इंडस्ट्रीज का 3 टियर 3 पॉइंट क्लासिफिकेशन कर दिया गया था। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहले नंबर पे टाइप फर्स्ट, दूसरे नंबर पे टाइप सेकंड, और तीसरे नंबर पे टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में कौन सी इंडस्ट्रीज थी? which were exclusively controlled and managed by the गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको प्राइमरी गवर्नमेंट का मेनली मैनेज और कंट्रोल कर रही थी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, जो इनिशियली मेनली डिपेंड थी पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज जितनी भी थी, यानी कि उनमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाया गया, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था भाई कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी अमाउंट में पॉसिबल नहीं था इंडिया में। एक तो मार्केट का साइज उस टाइम बहुत कम था, दूसरे नंबर पे लिमिटेड नंबर ऑफ ठीक है प्रोड्यूसर्स थे जिनके रीच में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं था। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को या जीडीपी ग्रोथ को पुश करने के लिए जरूरत थी बिग इंडस्ट्रीज की या हैवी इंडस्ट्रीज की। तो उसके लिए हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किसने किया? खुद गवर्नमेंट ने। टाइप 2 में कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो जॉइंटली मैनेज की जा रही थी? जॉइंटली मतलब बाय द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। और टाइप थर्ड में एक्सक्लूसिवली बची हुई सारी इंडस्ट्रीज किसको दे दी गई? प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ और ग्रोथ भी। हैवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कब हुई? प्लानिंग पीरियड में। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हैवी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आई। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो
ठीक है, ओपन हुई, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब प्लानिंग पीरियड में ओपन की गई। क्लियर हो गया? काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। नेक्स्ट आपको हाईलाइट करना ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन सा? इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन? बहुत सिंपल सी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हमें कब पड़ती है? When we need infrastructure। आज की डेट में भाई साहब बर्थ आदमी की होती है ना, पैदा होगा ना जो बच्चा, उससे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने लगती है। समझ में आ रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सपोर्ट सिस्टम ऑफ लाइफ, सपोर्ट सिस्टम ऑफ लाइफ, जिसके बगैर एक नॉर्मल लाइफ या इवन लाइफ को ही इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन सिंपली व्हाट? सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। ठीक है? तो जैसे ही अब आपको एक जो है हेल्दी, ठीक है, और टैलेंटेड और स्किल्ड ह्यूमन बीइंग बनना है। एक बच्चा आया दुनिया में भाई, उसकी बर्थ हो गई, अब उसको हेल्दी भी होना है, स्किल्ड भी होना है, एजुकेटेड भी होना है, तो कुछ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ, तो हेल्थ केयर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको बोला जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? तो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटैलिटी यानी कि सॉरी हॉस्पिटल्स, इसके बाद में कम्युनिटीज, इवन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से हमें क्या मिलता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काहे में हेल्प करता है? टू बिकम ए पर्सन हेल्दी एंड स्किल्ड एंड एजुकेटेड, है ना? अब आप हेल्दी हो गए, स्किल्ड हो गए, एजुकेटेड हो गए भाई, तो एक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपकी बारात हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अब शादी हो जाएगी तो क्या चाहिए? अर्निंग्स। अब अर्निंग्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम में आएगा वो इकोनॉमी है। तो अगर एक कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी, इनकम अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? एनर्जी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस पीरियड, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। तो प्लानिंग पीरियड में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ठीक है, प्लान किया गया। क्लियर हो गया? तो ठीक है, सब्सटेंशियल ग्रोथ भी है, ठीक ठाक ग्रोथ भी, अच्छी खासी ग्रोथ भी ड्यूरिंग। अभी भी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारा नहीं है जैसा यूएस, यूके में हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में होगा। डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में हो सकता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर हो या पीछे हो, ठीक है, बट पहले से काफी बेटर है। अगर आप कंपेयर करेंगे प्री प्लानिंग पीरियड और अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है नहीं है? पहले जहाँ 70% से ज्यादा लोग अंधेरे में रहते थे, तो आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं पहले से तो ज्यादा इंप्रूव है। इवन 10 साल में कितना चेंज हो गया। आज से 15 साल पहले लाइट कितनी आती थी? 10-15 साल पहले हार्डली 7 to 8 आवर्स इन अ डे, इससे ज्यादा आती थी क्या? नहीं आती थी। कभी दिन का हफ्ता चल रहा था, कभी रात का हफ्ता चल रहा है। और जब हफ्ता चेंज होता था तो 24 घंटे का डार्क आउट, ब्लैक आउट एकदम। सैटरडे को गई फिर सीधे मंडे को ही आई, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 20 आवर्स ऑन एन एवरेज तो आई रही गांव में भी नहीं, 18 आवर्स तो है ही यार। कम से कम मोबाइल तो चार्ज हो जाता है। पहले तो मोबाइल चार्ज करने के लिए भी चार्जर लिए घूमते थे लोग, कहाँ लगाए मोबाइल चार्ज हो, है ना। उसके बाद क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। तो अभी ये जो डेटा है, रिसेंट डेटा है मेरे ख्याल से 2017-18, यानी कि जो अभी 11th या 12th प्लानिंग पीरियड में से एक प्लानिंग पीरियड में, इफ आई एम नॉट श्योर इट मस्ट बी 12th प्लानिंग पीरियड। तो 12th प्लानिंग पीरियड जो था इसमें 70 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई थी। कितनी? 70 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं कितना हो गया? 7 करोड़। 7 करोड़ जॉब इंडिया में रिकॉर्डेड क्रिएट की गई थैंक्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ में आ रहा है? तो कितने पॉजिटिव एडवांटेजेस हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द गेम्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्वेश्चन और बनते ही ज्यादातर इस चैप्टर से, छोटा सा चैप्टर है। इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन पूछ ले, आसान है।
प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, गोल क्या है, ये सब आप बता सकते हो। उसके बाद में गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग चारों रटे होने चाहिए एकदम फिंगर पे, पैरेट रेडी। कौन कौन से? जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी। क्लियर हो गया? गेन्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये 7 एकदम आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे दिया नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, फिर पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ी। उसके बाद में रेट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, जिसमें ट्रिगर किया किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। उसके बाद में आता है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, उन्हीं को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट आ गया ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ग्रोथ का मतलब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनमें ग्रोथ हुई और कुछ नए एरियाज में इंडस्ट्रीज जो एस्टैब्लिश की गई वो क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका क्या है? इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। नंबर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अब पहले से कहीं ज्यादा है। रेलवे का एक्सपेंशन किया गया, कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें टेलीकॉम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको प्लानिंग पीरियड में ही एस्टैब्लिश किया गया, विच इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद में इंश्योरेंस की बात करिए आप, बैंकिंग मैक्सिमम बैंकिंग में कब इंप्रूवमेंट्स हुए, यानी कि कब ग्रोथ आई? प्लानिंग पीरियड में। ठीक है भाई, 1955 के आसपास बैंकिंग क्या थी? कुछ था बैंकिंग के नाम पे? पूछेंगे। एक या दो आधे इंस्टीट्यूशन होते थे। आज की डेट में गांव में बैंकिंग में, गांव में बैठा हुआ आदमी मोबाइल से बैंकिंग कर रहा है। कभी सोचा था किसी ने? ठीक है। उसके बाद में आते हैं आप लिमिटेशंस ऑफ फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसके ड्रॉबैक्स या फेलियर्स क्या क्या हैं। फेलियर्स का मतलब असफलताएं। अब इकोनॉमिक प्लानिंग से हमारे यहाँ सफलताएं भी मिली हैं, तो फिर फेलियर्स भी, असफलताएं भी। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे पॉवर्टी। ये एक बहुत बड़ा अभी भी एक जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत बड़ा फेलियर है। स्टिल नंबर ऑफ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया में इतने सारे इकोनॉमिक प्लान स्टेप बाय स्टेप लॉन्च किए गए और मेरे ख्याल से पॉवर्टी एलिवेशन हर प्लानिंग में ही लाने के लिए कुछ ना कुछ किया गया, मगर आज भी पॉवर्टी एलिवेट नहीं हुई। एलिवेट का मतलब खत्म नहीं हुई, एलिमिनेट नहीं हो पाई पॉवर्टी। ठीक है, और उल्टा अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो इंडिया में अभी भी 21.9% लोग पुअर हैं। समझ में आया? तो इन इंडिया स्टिल 21.9% पीपल्स आर पुअर और 50% of the absolutely poor of the whole world are living in India। यानी कि पूरे वर्ल्ड में 50% जो पुअर है, एब्सोल्यूट पुअर समझते हैं क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट आई टोल्ड, पॉवर्टी कितने टाइप की है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक जो है इंडिया में जो पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है वो बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी। किसी भी कंट्री में एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? कुछ कंट्रीज में एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे हो सकता है, कुछ में इनकम के बेसिस पे हो सकता है। कट ऑफ पॉइंट का मतलब ये कट ऑफ पॉइंट हो गया। अब इससे नीचे के लोग जो है वो गरीब हैं और इससे ऊपर वाले अमीर हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर अगर कोई कट ऑफ पॉइंट कंट्री में डिसाइड किया गया तो उसके नीचे के लोग क्या हो जाते हैं? गरीब। तो इंडिया में भी एक पॉवर्टी लाइन है। क्या है वो पॉवर्टी लाइन? कल आप मुझे पता करके बताएंगे उसका कट ऑफ एक्सपेंडिचर पॉइंट क्या है। ठीक है, दैट यू हैज टू फाइंड आउट एग्जैक्टली। आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी इनकम से कम वाले, कितने एक्सपेंडिचर से कम वाले लोग जो है वो गरीब हैं और उतना या उससे ऊपर वाले अमीर तो नहीं है बट गरीब नहीं है। नहीं समझ रहे भाई? किसी का उस कट ऑफ पॉइंट से अगर 20 रुपए ज्यादा एक्सपेंडिचर है तो क्या वो अमीर हो गया? नहीं। हाँ, मगर वो गरीब नहीं बोला जाएगा, उसको एब्सोल्युटली पुअर नहीं माना जाएगा। तो इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब पीपल लिविंग बिलो ए कट ऑफ एक्सपेंडिचर पॉइंट। क्लियर हो गया? उससे ऊपर वाले गरीब नहीं है। उसके बाद में आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी हम कंपेयर करके पता लगाते हैं भाई एक कंट्री के लोगों के कंपैरिजन में दूसरे कंट्री के लोग गरीब हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस से, तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में गरीबी है और इंडिया के कंपैरिजन में हो सकता है नेपाल में गरीबी हो। और नेपाल से अगर भूटान को कंपेयर कर सकते हैं तो हो सकता है इनमें से भी कोई अमीर गरीब निकल आए भाई। हो सकता है नेपाल अमीर हो कंपेयर, ठीक है, कंपेरेटिवली भूटान के। तो रिलेटिव पॉवर्टी समझ में आ गई? तो रिलेटिव पॉवर्टी को तो हटा दो यहाँ पे।
बात किस पे होगी? तो मोर ठीक है 50% ऑफ द वर्ड्स एब्सोल्यूट, पूरे वर्ड में जितने भी ठीक है पुअर हैं उसके 50 एब्सोल्यूट पुअर है उसके 50% कहाँ रहते हैं? इंडिया में। क्लियर हो गया? तो दो डेटा है यहाँ पे, आपको दो डाटा हाईलाइट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे 21.9%, ये क्या है? रेट ऑफ पॉवर्टी। हाँ रेट ऑफ पॉवर्टी मतलब इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 21.9% पॉपुलेशन क्या है? क्लियर हो गया? और 50% ऑफ द वर्ल्ड्स एब्सोल्यूट पुअर्स लिव्स इन इंडिया। सो सिंपल। उसके बाद में हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हुई, इनकम भी बढ़ी है लोगों की, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इन्फ्लेशन को सीधे साधे शब्दों में क्या बोलेंगे? महंगाई बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इंडिया में जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भाई आज से 5 साल पहले जो 5 रुपए की वैल्यू थी आज है? नहीं है। पहले 1 रुपए में हो सकता है 4 टॉफीज मिल जाती हो, अब 1 रुपए में हो सकता है आने वाले 1-2 साल बाद एक भी ना मिले, अभी फिर भी एक मिल रही है नहीं है? तो एक जनरली वर्ड यूज किया जाता है जनरल प्राइस लेवल। क्या बोला मैंने? जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई? जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? ऑन एन एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है, यानी कि एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके बढ़ रहे हैं तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है। और अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाएगी। क्या कम होती जाएगी? वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाएगी। तो इस केस में अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है जीपीएल, इफ जीपीएल इज राइजिंग और बढ़ रहा है इकोनॉमी में लगातार हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? अगर जनरल प्राइस लेवल तेजी से बढ़ा और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट कम है तो सोशल अनजस्टिस होगा सर, इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो जाएगा। गरीब आदमी की आमदनी हिंदी में बोले अगर धीरे धीरे बढ़ रही है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो क्या होगा? जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से पुअर होता चला, यही हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे एक अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, व्हिच मस्ट बी विद इन द कंट्रोल, जो कंट्रोल में होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस in India, still there is a huge unemployment crisis. Now these days India is facing the problem of educated unemployment. Excellent. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इस बार के लिए अच्छा टॉपिक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है ना? पहले नंबर पे आ सकता है डिफाइन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, या हो सकता है पिक्चर दे दी जाए पढ़े लिखे लोगों की टाई वाई लगाए हुए और वो लाइन में खड़े हुए किसी ऑफिस के बाहर और पूछ लिया जाए इन दी अबव डायग्राम दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड, किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया जा रहा है और हाउ टू करेक्ट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या हाउ टू करेक्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ, suggest any 3, 4, 5 measures to correct the problem of such type of unemployment। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? inadequate infrastructure। ठीक है, there has been a ठीक है growth in the infrastructure in India, a number of schools, social infrastructure increase हुआ, economic infrastructure increase हुआ, बट उसी के साथ साथ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इंडिया है, ठीक है, इंडिया में मैसिव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जबरदस्त जनसंख्या विस्फोट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एक्सप्लोजन नहीं हुआ, एक्सप्लोजन किसमें हुआ? पॉपुलेशन में। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए हॉस्पिटल्स बढ़ गए, पहले से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़े या नहीं बढ़े? प्राइमरी में भी बढ़े, सेकेंडरी टर्सरी हर तरीके का हेल्थ केयर बढ़ गया पहले से। बट फिर भी अगर जाएंगे तो हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बर्डन है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज के डेट पे सबसे ज्यादा बर्डन है। बर्डन समझते हैं किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन होना। अभी आप ट्रेन में जाना, आपको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, जनरल में जाने की तो आप सोच ही नहीं सकते, डब्बे के बाहर लटक के भरे चले जाओ, है ना? अभी आप लंबे रूट के ट्रेन में किसी में चले जाओ जो बिहार से छू के निकल रही हो, तो 2, 4, 5 तो आपको खिड़कियों पे लटके मिल जाएंगे, है ना? जनरल में घुस के और अगर आपने सफर कर लिया तो आपको इसके लिए परमवीर चक्र मिलना चाहिए, मतलब आपने बहुत बड़ी बाहुबली का काम कर दिया।
है नहीं, मतलब एक अपने आप में यार बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की डेट में जनरल लॉन्ग रूट की ट्रेन में सफर कर पाना, जनरल बोगी में। अब बात आती है स्लीपर में टिकट्स आपको कराने पड़ेंगे 20 दिन पहले 25 दिन पहले, तब मिलता है अच्छे ट्रेन में, है ना, या फिर तत्काल कराओ, उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल में बैठने के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के क्राइसिस बने हुए अभी भी, है ना। आज भी लोगों की रिलायबिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा किस पे है? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का बढ़ना, एक्सपेंशन होना, ये इस बात को प्रूव करता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे एक्स्ट्रा बर्डन है। क्या है? ओवर बर्डन है, जिसकी वजह से आज भी लोग काहे का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाना, रोडों पे ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, ये सब किसका रिजल्ट है? पुअर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में अच्छा काम हुआ है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं BIC, याद कर लो इसको, क्या है? B स्टैंड फॉर, I स्टैंड फॉर, C स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। आपको नहीं लगता है में अच्छा काम हुआ इंडिया में? बैंकिंग में अच्छा काम हुआ नहीं हुआ? डिजिटल कैश इंडिया में अच्छा यूज हो रहा है। इंडिया का UPI फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में, हो गया नहीं हो गया? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हर जगह खराब काम हुआ है, कई जगह अच्छा काम भी हुआ है। बैंकिंग में जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स हुए, रिफॉर्म्स हुए। इंश्योरेंस इंडिया में जबरदस्त है, भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, अब तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चल रही है इंश्योरेंस की। कम्युनिकेशन जबरदस्त इंप्रूवमेंट, इंडिया में डाटा बहुत सस्ता है, सस्ता है नहीं है? कितने जीबी मिल जाता है? 239 या 224 225 वाला प्लान जो है 250 रुपए में ऑन एन एवरेज 1.5 GB डेली में डाटा मिल रहा है। और अगर जियो है तो 5G अनलिमिटेड है, है ना? 5G एयरटेल में भी हो गया। तो मतलब बड़ा सिंपल है। आप देखिए कम्युनिकेशन भी कितना जबरदस्त है। गांव में बैठा हुआ है आदमी, गांव में अब चौपाले लगनी बंद हो गई, अब आदमी घर में बैठा हुआ है, अपना घर में बैठ के वीडियो देख लेता है यूट्यूब पे, कहीं जाता है नहीं। व्हाट्सएप पे कॉलिंग गांव में कर रहे हैं लोग। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हुआ है। बट जो अभी जो पीछे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये आ सकता है क्वेश्चन, भाई देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वेश्चन कहां से क्या बनेगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के टाइप्स बताइए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सिलेबस में तो है नहीं तुम्हारे चैप्टर में, बट ये पूछा जा सकता है कुछ मेजर्स सजेस्ट करिए टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, या किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अभी काम करने की ज्यादा जरूरत है। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। स्टिल देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिचर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। In spite of different budgetary and monetary policies of government and RBI बहुत सारी नई नई पॉलिसीज हर साल यूज करता रहता है। गवर्नमेंट बजट में लगातार मेजर्स लेती है ना। तो फिर भी अभी अगर आप देखें तो जो इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो पहले से कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अगेन देयर इज अ न्यू क्वेश्चन दिस बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स शुड गवर्नमेंट टेक to minimize the unequal distribution of income, या to minimize the gap between the richer and poor section of the society। अभी गवर्नमेंट को और कौन-कौन से 2-3 मेजर्स और लेने चाहिए, कौन-कौन से एक्शन प्लान और बनाने चाहिए, जिससे जो अमीर और गरीब के बीच का जो अभी ह्यूज गैप है उसको थोड़ा और कम किया। कोई है सजेशन आपके पास दे सकते हैं? 2-3 मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्या लिखोगे भाई? देखो सब्सिडी दे रहे हैं और वो तो ऑलरेडी दी जा रही है भाई। रिचर पे टैक्स लगाया जा रहा है, पुअर को सब्सिडी तो अभी भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है ना, सब्सिडी नहीं दे रही, दे रही है। क्या रिच पे टैक्स नहीं लगता? फिर हां, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स को सब्सिडी नहीं देनी ना दे तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? फिर तो और गरीबी हो जाएगी यार। देखो एक चीज समझ लो, कॉर्पोरेट को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली वो चीजें करना उतना ही मुश्किल। यार एक चीज बताओ, अगर कॉर्पोरेट ना हो कंट्री में तो बचेगा क्या? आप अगर एक बार ये सोच के देखिए, इंडिया के जो टॉप 10 या 15 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
आप ये सोचो, एक घड़ी के लिए सोच लो, ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है कि उनकी इंडस्ट्रीज ना हो या वो ना हो, तो इकोनॉमी कैसी होगी जरा सोचिए। कैन यू इमेजिन द कंट्री विदाउट टाटा, रिलायंस, अडानी? आपको पता है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दे रहे हैं? ये पॉलिटिकल जॉब है लोगों को क्रिटिसाइज करना, यानी कि इंडस्ट्रीज को क्रिटिसाइज करना किसके लिए ठीक है? पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, नेता हैं, तो आप कर लो, मगर बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, और हम कॉमर्स के स्टूडेंट होके ही अगर सीधे सीधे इंडस्ट्रीज को ही क्रिटिसाइज कर दें, तो ये तो वही हाल हो गया यार, डॉक्टर बने बैठे हैं और झाड़ फूक कर रहे हैं। नहीं कर सकते हो? बताओ कैसे कर सकते हो? हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स भाई, और हम डेवलप्ड इकोनॉमीज के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कौन सी डेवलप्ड इकोनॉमी है जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है? इंडस्ट्रीज को सपोर्ट आप दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सारे सपोर्ट्स दे रही है, फिर भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट तो तुम्हें इंडस्ट्रीज को देना ही पड़ेगा। कंट्री में अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है, कंट्री में जीडीपी बढ़ाना है, तो आपको इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कराने के लिए कुछ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अभी गवर्नमेंट ने जो है कई सारी स्कीम्स लेके आ रही है, हर बजट में लेके आ रही है। मैटर ये है कि आपको सजेशन क्या देने हैं कि कैसे इनकम के गैप को थोड़ा बहुत और मिनिमाइज किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल सजेशंस देने जिनका इंप्लीकेशन गलत डायरेक्शन में ना हो, नेगेटिव आंसर्स नहीं देने हैं। ये नहीं कर सकते कि भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको एकदम कैपिटल सब्सिडी सब बंद कर दो, सारी असिस्टेंस बंद कर दो, तो इसका तो और नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। इंडस्ट्रीज को आप डिस्कस करेंगे तो कल को एफडीआई कम हो जाएगा, एफडीआई कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, तो गरीब आदमी बेचारा जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो और निपट जाएगा, है ना? तो बेटर तरीका क्या है? देखिए पहला सजेशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? ध्यान से सुनिए। What measures can be taken to minimize the gap between the richer and poor? है ना? To minimize, not to remove, only to minimize. पहले नंबर पे फर्स्ट, taxes should be more progressive. क्या बोला मैंने? Taxes should be more progressive. यानी कि taxes और ज्यादा progressive होने चाहिए। समझ में आया? जैसे कई सारे कंट्रीज में सुपर रिच टैक्सेशन सिस्टम है। क्या है? सुपर रिच टैक्स लगता है। सुपर रिच टैक्स क्या होता है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आपके पास वेल्थ है तो आप पे सुपर रिच टैक्स लगेगा, जिसकी परसेंटेज काफी हाई होती है। मे बी इनकम का 40 या 50% सीधे गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है ना? तो टैक्सेस जो है वो और ज्यादा प्रोग्रेसिव कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? और ज्यादा प्रोग्रेसिव। तो इससे फायदा क्या होगा? जो जितना ज्यादा अमीर है वो और ज्यादा टैक्स देगा। क्लियर हो गया? नंबर 2, ठीक है, स्ट्रिक्ट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिस्ट्रिक्ट द टैक्स इवेजन या टैक्स इन्वेजन। टैक्स इन्वेजन जो इकोनॉमी में हो रहा है, जो टैक्स की चोरी हो रही है, जो टैक्स बचा रहे हैं, रूल्स के लूपहोल्स का फायदा उठा के लोग, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट मेजर्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाए। वो गवर्नमेंट कर भी रही है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा जीएसटी पहले नहीं था, तो जीएसटी के आने से काफी सारी चीजें कम हुई है, यानी कि टैक्स का बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। दूसरी चीज ये है कि हालांकि डायरेक्ट टैक्स में अभी भी इसकी जरूरत है, अभी भी डायरेक्ट टैक्स में तो हमारी कंट्री की बहुत कम पॉपुलेशन टैक्स देती है, आपको पता ही है। टैक्स पेयर्स बहुत कम है कंट्री में, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, ठीक है। तो पहला मेजर क्या हो गया? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन शुड बी, ठीक है, मोर प्रोग्रेसिव, और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो। स्ट्रिक्ट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट या टू रेस्ट्रिक्ट टैक्स इन्वेजन। तीसरा काम क्या कर सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ द सब्सिडीज या बेनिफिट्स ऑफ द अदर, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स शुड ओनली बी गिवन टू द ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल पीपल। आज के डेट में क्या हो रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसका फायदा कई ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो गरीब नहीं है, तो उसका फायदा सिर्फ किसे मिले? गरीब को। तो इससे क्या हो सकता है, जो रिचर और पुअर का जो, जैसे आप देख रहे हैं फ्री अन्नपूर्णा योजना है या कोई भी गवर्नमेंट की राशन योजना है जैसे, तो आपने देखा होगा राशन फ्री में कई ऐसे लोग भी ले रहे हैं जो लेने लायक नहीं है, यानी कि जो इधर लिया और उधर बेचा है, ऐसे 50% से ज्यादा लोग। तो क्या उनको मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। बड़े बड़े लोग जिनके घर में कार है, गेहूं लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, बेच लेते हैं, ठीक है।
तो ये राशन जो गरीब के पास जाना चाहिए किसके पास पहुंच रहा है, अमीरों के पास में पहुंच रहा है। तो ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये क्या थे आपके, ये हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्लियर हो गया। तो कितने यहाँ पे ड्रॉबैक्स हो गए, फेलियर्स कितने हैं। नंबर 1 पॉवर्टी, ठीक है, इंडिया में अभी पुअर पॉपुलेशन कितनी है 21.9% और 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एब्सोल्युटली पुअर लिव्स इन इंडिया, ये आपको हाईलाइट करना है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंडिया में जनरल प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पुअर सेक्शन और मिडिल क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से पुअर होता चला जा रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है इंडिया में, अभी भी बहुत बड़े स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया नाउ इज एट इसमें हाईलाइट करना है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एक क्वेश्चन तैयार हो गया है यहाँ से। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया रोड नेटवर्क हो गया जिसको होते हैं एक्सप्रेस वेज, हालांकि हाईवेज पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट रेलवेज वगैरह पे भी अच्छा काम हो रहा है। बट अभी हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन का बर्डन है उस हिसाब से काम होना बाकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होना है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिस पे पूरा डिस्कशन हो गया, क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।